में सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। सिंधु नदी तंत्र मानसरोवर झील से निकलती है जो कि कैलाश पर्वत के पास है और इस मानसरोवर झील के पास इसको सिंगे खवाब के नाम से भी जाना जाता है। और यह लेह जो है उसको चारों ओर से घेर लेती है, एक प्रकार से चारों तरफ घूमती है। फिर इसके अंदर वहां पर ही आकर के जास्कर नामक की नदी, जास्कर नामक तो नदी है, छोटी नदी, वो आकर के मिल जाती है। और अटक में हम देखते हैं इसमें कुछ अफगानिस्तान की भी नदियां आकर के मिलती है। जैसे अटक में है काबुल नामक अफगानिस्तान की नदी है और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी भी है, उस नाम पर एक नदी है, वो अटक में आकर के मिल जाती है। उसके बाद पोटबार, ध्यान रखिएगा, पोटबार प्लेट्यूज जो है वो भी उसी क्षेत्र में आता है। और यह कुर्रम, गोमल, टोंच, ये सारी नदियां आकर के मिल जाती है सिंधु नदी में। ये अफगानिस्तान की सारी नदियां हैं, आकर के सिंधु नदी में मिल जाती है। अब हम देखेंगे झेलम, जो कि कश्मीर घाटी होकर के बहती है। इसकी खासियत यही है कि ये कश्मीर घाटी होकर के बहती है और यह कश्मीर घाटी में वेरी नाग नामक स्थान से झेलम निकलती है। और इसकी खासियत यह है कि यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहती है, बहुत दूरों तक। ध्यान रखिए। देखते हैं चेनाब के बारे में। चेनाब नदी जो है यह लाहुल और स्पीति, जो कि हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है, वहां बारालाचला नाम का दर्रा है, वहीं पर से निकलती है। और यह तब बनती है जब चंद्र और भागा नदी मिल जाती है तो चेनाब का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं चेनाब के बाद रावी नदी पर हम ध्यान देंगे। रावी नदी की यह खासियत है कि यह धौलाधर नामक पर्वत के पास, धौलाधर घाटी के पास ये जाकर के एक गॉर्ज बनाती है, ध्यान रखिएगा। और यह गॉर्ज रावी नदी, ध्यान रखिएगा, रौ से रावी, रौ से रोहतांग, यानी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है। और हम इसमें से देखते हैं कि यह धौलाधर के पास एक बड़ा ही गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज होता है जब पानी मिट्टी को काट देती है और बड़ा गड्ढा बनाती है, तो वो कहलाता है गॉर्ज। अब हम देखते हैं ब्यास नदी की ओर। तो ब्यास नदी भी देखिएगा, ध्यान रखना है, रोहतांग, और यह भी रोहतांग के पास ही। तो रावी और ब्यास दोनों लगभग एक जगह ही रोहतांग के समीप ही उत्पत्ति होती है। और यह ध्यान रखिएगा, ब्यास निकल करके ब्यास कुंड से, ब्यास नाम है तो ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड से निकलने के बाद यह सतलज नदी में हरिके के पास पंजाब में जाकर के मिल जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। और अब हम देखते हैं ब्यास के बाद सतलज नदी। सतलज नदी की एक खासियत यह है कि यह 3000 मीटर की ऊंचाई पर, समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बहती है। और इसमें खासियत यह है कि एक प्रकार से यह कहा जाता है कि हिमालय को भी यह छेद देती है। वो हिमालय को कैसे छेद देती है, तो यह बड़ा ही गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज बनाते हुए एक प्रकार से घाटी बना देती है और उस घाटी से बहते हुए सतलज नदी बाहर निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर राकस्थाल, देखिएगा ये विदेश में है, कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत में मानसरोवर राकस्थाल, और यही मानसरोवर से हमारा सिंधु नदी भी निकलती है, उसी के पास से। याद रखिएगा, सतलज नदी राकस्थाल से निकलती है और मानसरोवर में ही राकस्थाल से, लेकिन सिंधु नदी राकस्थाल के पास से नहीं, कैलाश पर्वत से निकलती है और हिमालय को। अब इसमें से क्या है कि यह भी, जैसे हम झेलम देख रहे थे, भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, यह भी फिरोजपुर फलका के पास भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के तो पूछा जाएगा तो ध्यान देंगे कि झेलम और सतलज ये दोनों भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है। और इस कुछ दूर चलने के बाद, फिरोजपुर फलका से कुछ दूर चलने के बाद, इसमें रावी, चिनाब, झेलम का जल भी आकर के मिल जाता है।
तो ये था सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु नदी और उसमें कितनी नदियां आकर के मिलती है, यह था। और इसमें से हम देखेंगे 1960 ईस्वी में 19 सितंबर को भारत पाक जल समझौता